नमस्ते छात्रों, आज हम प्रथम इकाई के द्वितीय अध्याय गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप प्रथम इकाई है उसमें 4 चैप्टर हैं। शुरुआत के 4 चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये इकाई 7 नंबर से मिलकर बनी हुई है। पिछले जितने भी एग्जाम हुए 2012 से लेकर अब तक के एग्जामिनेशन में 1 या 2 साल को छोड़ दें तो प्रत्येक एग्जाम में एक 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया है, और वो गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग पर आधारित है। इसलिए यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और समझें। तो इसी चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके विद्युत फ्लक्स से। विद्युत फ्लक्स जिसको φE से निरूपित करते हैं, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है उसको समझें। ये जो विद्युत फ्लक्स है वो आपके गाउस के नियम में काम आएगा, क्योंकि गाउस का जो नियम है उसमें विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स कोई भी बंद लूप, मान लेता हूं कि ये जो बोर्ड है उस पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित है और उसमें कोई बंद लूप इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो इसमें जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है तो उन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्याएं हैं वह संख्या ही किसको निरूपित करेगी? विद्युत फ्लक्स को निरूपित करेगी। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद क्षेत्र से पारित विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। सामान्य परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा से इसका मात्रक और विमा नहीं निकाल सकते, तो इसकी जो गणितीय परिभाषा है उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो सामान्य परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद लूप से पारित विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसकी गणितीय परिभाषा देखें तो गणितीय परिभाषा के लिए देखें, हम मानते हैं कि इस तरीके से ये कोई विद्युत क्षेत्र है जिसको निरूपित कर रहा हूं मैं E सदिश। सामान्य सूत्र निकालने के लिए आपका जो बंद लूप है उस बंद लूप को इस तरीके से टेढ़ा मान रहा हूं। टेढ़ा मान रहा हूं मतलब अगर ये विद्युत क्षेत्र है तो आपका जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश किसी भी बंद लूप के तल के लंबवत माना जाता है। तो टेढ़ा इस तरीके से माना हुआ है, इस तरीके से माना हुआ, तो मतलब इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये तो विद्युत क्षेत्र है और ये आपका क्षेत्रफल सदिश है बंद लूप का, तो इनके मध्य थीटा कोण है। अब हम अलग जो इसकी अलग अलग स्थिति है वो देख सकते हैं। अगर लंबवत होगा तो इस तरीके से हो जाएगा, 0 डिग्री होगा तो इसी की दिशा में हो जाएगा। तो अपन इसका जो सामान्य रूप है सूत्र का उसके बारे में अध्ययन करें तो थीटा कोण पर मान लेते हैं। हाँ, तो आपका जो S सदिश है वो S सदिश से कितना कोण बना रहा है? S सदिश और इससे थीटा कोण। ये आपका E सदिश और ये आपका सदिश, इससे थीटा कोण बना। अब देखें, इसको परिभाषित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस S सदिश का E सदिश की दिशा में घटक निकालना होगा। तो ऐसा देखें, जो E सदिश है वो इसके क्षैतिज घटक के जैसे ही है, क्षैतिज दिशा में है, और थीटा कोण बना रहा है S सदिश से, तो मतलब इसकी दिशा में जो घटक निकलेगा S सदिश का, वो घटक क्या होगा बेटा? S cos थीटा। क्योंकि हमें पता है कि सदिश से अगर थीटा कोण बनाते हुए कोई घटक निकाला जाए तो सदैव cos थीटा होता है, और जहां थीटा कोण नहीं बनता तो दूसरा घटक क्या होता है बेटा? sin थीटा होता है। उसका लंबवत घटक क्या होता है? sin थीटा। हाँ, तो ये घटक कौन सा होगा? ये S सदिश का, इस सदिश का इससे थीटा कोण बना रहा है, तो ये घटक, इसका क्षैतिज घटक क्या? S cos थीटा होगा। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है गणितीय परिभाषा में इस तरीके से निरूपित किया जाता है कि जो φE है वो बराबर है E गुणा S cos थीटा, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ES cos थीटा, और cos थीटा है तो इसको डॉट गुणनफल से भी निरूपित किया जा सकता है। लिख सकता हूं E सदिश डॉट S सदिश, अर्थात φ इज इक्वल टू E सदिश डॉट S सदिश। तो क्या परिभाषा होगी? इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये भी परिभाषा है। इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं
विद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक s cos थीटा का गुणनफल, विद्युत क्षेत्र का परिमाण और क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का घटक का गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब काफी बार इस तरीके से दिखाया जाता है कि पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल एक साथ नहीं लिया जाता, उसमें अल्प क्षेत्रफल की बात की जाती है। मान लेता हूं कि पूरा S क्षेत्रफल नहीं लेके इसको छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफल ds सदिश में क्या करें, विभाजित करें, और फिर ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल से जितना फ्लक्स निकलेगा उन सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? समाकलन करते हुए। तो अगर केवल ds सदिश के बारे में अध्ययन किया जाए, मान लेते हैं छोटा सा है सर, ये क्षेत्रफल इसका इतना सा भाग इससे निकाल लो, ये ds सदिश है, तो आपके इसकी तरफ घटक क्या निकलेगा, ds cos थीटा निकलेगा। और जो फ्लक्स भी होगा पूरे से तो नहीं निकल रहा, छोटा सा थोड़ा सा फ्लक्स निकल रहा है, तो अल्पांश फ्लक्स को भी क्या निरूपित करेंगे, d फाई, और वो बराबर किसके होगा, E सदिश डॉट ds सदिश। क्यों? क्षेत्रफल अल्पांश है तो जो निर्गत फ्लक्स है वो भी अल्पांश निकलेगा, d फाई इक्वल टू E डॉट ds। संपूर्ण फ्लक्स निकालने के दोनों तरफ समाकलन करना होगा। हाँ, तो दोनों तरफ समाकलन करूंगा तो समाकलन करने पर समाकलन d फाई तो फाई में निरूपित हो जाएगा, और वो बराबर हो जाएगा समाकलन E सदिश डॉट ds सदिश। क्योंकि क्षेत्रफल के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो तो इसको क्षेत्रीय समाकलन या सरफेस इंटीग्रल s से यहां डिनोट कर सकते हो। तो आपका जो सूत्र प्राप्त होता है कि फाई e इज इक्वल टू समाकलन s e डॉट ds। समाकल रूप में आप इसको विद्युत फ्लक्स को इस तरीके से निरूपित कर सकते हो, और ये ही आपके गाउस के जो अनुप्रयोग है उनमें काफी उपयोगी साबित होगा। अब हम देखें इसकी मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी। तो मात्रक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मात्रक देखो यहां से, एक तो ये गुणनफल ही है, एक तो विद्युत क्षेत्र का और दूसरा है क्षेत्रफल का, यही से मात्रक निकल जाएगा। तो हम जानते हैं E का मात्रक क्या होता है, E का मात्रक यहां से देखो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, इस सूत्र से तो मात्रक निकलता है न्यूटन पर कूलम, अथवा ये एक सूत्र ये भी निकलता है E इज इक्वल टू V अपॉन L, V मतलब विभवांतर, तो इसका मात्रक ये भी होता है वोल्ट पर मीटर। तो इन दोनों से ही आपके दो इसके अलग अलग विद्युत फ्लक्स के मात्रक निकल जाएंगे। पहला E का मात्रक न्यूटन पर कूलम से देखो तो ये न्यूटन पर कूलम गुणा S मतलब इसका क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अथवा इसका एक मात्रक ये भी हो जाएगा क्या, हम अभी E का मात्रक लेंगे वोल्ट पर मीटर गुणा S मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये दोनों के दोनों मात्रक होंगे किसके, विद्युत फ्लक्स के। जब कभी पूछा तो दोनों ही मात्रक आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक मात्रक लिखेंगे तब भी आपका सही होगा। अब हम देखें सतत आवेश वितरण के बारे में, क्या होता है सतत आवेश वितरण, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो सतत आवेश वितरण, अब हम देखें तो सर आवेश तो क्वांटीकृत राशि होती है, आवेश तो विविक्त राशि है, फिर आप सतत बोल रहे हो, तो सतत क्यों बोल रहे हो। तो सूक्ष्म रूप में देखा जाए, सूक्ष्म रूप में जब कभी अध्ययन करेंगे तो आवेश को हमेशा विविक्त रूप में माना जाएगा। लेकिन किसी चालक की बात करें तो उसे बहुत सारा आवेश दिया हुआ है, आवेश इतना पास है कि हमें कहीं से भी वह टूटा हुआ विविक्त नहीं दिखाई देता। वो आवेश हमें कैसा प्रदर्शित होता है, वो आवेश ऐसा ही दिखाई देता है कि सतत रूप से वितरित है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण। अब जो आपके चालक होंगे उनके आकृति किस प्रकार है, आकार किस प्रकार है, उसके हिसाब से इस आवेश वितरण को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से, वो देखें। पहला जो भाग है बेटा वो है आपका रेखीय आवेश वितरण। दूसरा जो आपका है वो है पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसको आप क्षेत्रीय आवेश वितरण क्षेत्रफल केंद्र से कहते हैं। और तीसरा बेटा आपका है आयतन आवेश वितरण। तीन प्रकार के आवेश वितरण समझे। देखो रेखीय आवेश वितरण क्या, रेखीय आवेश वितरण का तात्पर्य है कि यदि आवेश किसी भी चालक की लंबाई के अनुदिश से, मान लेता हूं कि एक पतला तार है,
कोई चालक पतला तार है तो इसको अगर आवेश दूं तो आवेश कहाँ जाएगा, आवेश सर इसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाता है। और यदि आवेश किसी चालक की लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब यदि किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश उसकी लंबाई चौड़ाई या उसकी दोनों विमाओं में, द्विविमीय में और इसके क्षेत्रफल के अनुदिश अगर वितरित होता है तो पृष्ठीय आवेश वितरण मान लेता हूं। क्या मानो कि ये कोई पतली सीट है, बहुत पतली चालक सीट है, अगर इसको आवेश दूं तो आवेश संपूर्ण रूप से इसके क्षेत्रफल में इस तरीके से वितरित हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। इसी प्रकार आयतन आवेश वितरण, आप अचालक गोला ले लो, ठोस अचालक गोला, अगर उसको आप आवेश दोगे तो वह संपूर्ण आवेश कहाँ जाएगा, हमें पता है चालक होता तो उसके बाह्य पृष्ठ पर आ जाता, अचालक होता है तो हमेशा आवेश कहाँ जाता है, उसके आंतरिक भाग में, उसके आयतन में। या फिर ऐसे एक घन ले लेते हैं और घन को देखते हुए अगर संपूर्ण आवेश दूं और उसके पूरे के पूरे आयतन में चला जाए प्लस q का आवेश, ये पूरा का पूरा आवेश, तो इसे क्या कहा जाएगा, आयतन आवेश वितरण। तो ये तो हुए तीन प्रकार के आवेश वितरण। अब हम देखें इनके आवेश घनत्व के रूप में। आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है, एक तो होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है बेटा इसी प्रकार पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसी प्रकार एक होता है बेटा आयतन आवेश घनत्व। समझ लो, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से निरूपित किया जाता है। ये तीनों की तीनों जो टर्म है वो आपके गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग अपन देखेंगे उन अनुप्रयोगों में ये तीनों की तीनों टर्म काम आएगी। हाँ तो देखो, रेखीय आवेश घनत्व मतलब यदि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर कितना उस पर आवेश वितरित हुआ है, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की जो मात्रा है उसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। फॉर्मूले के रूप में लैम्डा इज इक्वल टू लिखा जाता है कुल आवेश, मान लेता हूं q आवेश दिया, कुल लंबाई मान लेता हूं l लंबाई, तो लैम्डा बराबर q बटा। इसी प्रकार एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश वितरित हुआ है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू पूरा आवेश q दे रहा हूं, संपूर्ण क्षेत्रफल s है तो q बटा s। और इसी प्रकार रो इज इक्वल टू संपूर्ण आवेश q और एकांक आयतन में तो टोटल आयतन इसका कितना भी q अपॉन v। सामान्य परिभाषा है प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल वितरित आवेश और प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, आपका क्रमशः रेखीय पृष्ठीय और आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। अब यदि हम पूरी लंबाई की बात नहीं करें, एक अल्पांश लंबाई की बात करें dl की, तो इस पर आवेश भी कितना होगा, dq होगा। इसी प्रकार इसमें पूरा क्षेत्रफल नहीं लेके ds क्षेत्रफल, तो इस पर आवेश भी कितना होगा, dq। इसी प्रकार इसमें पूरा आयतन नहीं लेके मतलब छोटा सा आयतन dv ले, इसमें आवेश कितना होगा, dv। तो इस प्रकार अगर अल्पांश की बात की जाए तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है बेटा dq बटा dl और सिग्मा इज इक्वल टू होता है dq बटा ds और रो इज इक्वल टू निरूपित होता है dq बटा dv। अगर अल्पांश रहेगा तो ये जो सूत्र है वो इस तरीके से अपने काम है। अब हम देखें इनके मात्रक के बारे में, तो इनके मात्रक क्या होगा, तो मात्रक सामान्य q अपॉन l आवेश बटा लंबाई, तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर। आवेश बटा क्षेत्रफल क्या मात्रक हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और ये आवेश बटा आयतन कूलाम पर मीटर। ये क्रम से इनके मात्रक हो जाएंगे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश। तो आज के इस लेक्चर में हमने विद्युत फ्लक्स एवं जो सतत आवेश वितरण है उनके बारे में अध्ययन किया। एक रूपरेखा तैयार की है चैप्टर सेकंड की, जब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स काम आएगी तो उसको पहले समझ लिया अपन ने। और फिर जब इनके अनुप्रयोग देखेंगे, अनंत लंबाई का एक तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो जब अनंत लंबाई के तार के बारे में देखेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व को देखेंगे। जब हम पतली सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को काम लेंगे। जब हम अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तब हम आयतन आवेश घनत्व को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने दो टर्म के बारे में पढ़ा है, कल हम देखेंगे गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग।
थैंक यू वेरी मच।